Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic that is data collection. Data collection basically is about gathering information for the research purpose. This information helps us to evaluate and answer the research problem, test the hypothesis, and evaluate the outcomes out of it. For this, the data collection can be categorized into two broad categories. One is primary data collection and the other one is secondary data collection. किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका डेटा. बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते. अब किसी भी रिसर्च की जो बेसिस फॉर्म करता है वो डेटा फॉर्म करता है. इस डेटा से ही हम अपनी हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं. इसी डेटा से हम अपने रिजल्ट्स और आउटकम्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं. हमारा डेटा जो है वो दो तरीके का होता है, प्राइमरी मेथड डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. Again, primary data collection is divided into two broad categories. One is qualitative data collection and the other one is quantitative data collection. Quantitative data collection जो है वो सबसे ज़्यादा डील करता है observation method, interview method, questionnaire method, schedule method. On the other hand, qualitative data collection basically deals with focus groups, depth interviews and photoethnography. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम इन डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर हम रिस्पोंडेंट को एक खुली अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पर जो भी नॉलेज उसको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर है वो हमसे शेयर करे. फोकस ग्रुप्स के अंदर हम एक तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वहां पर उनसे पूछते जाते हैं कि आपको कौन सी चीज के बारे में कितना आइडिया है और आप क्या हमें उसके बारे में. The last part is photoethnography. Photoethnography is a form जहाँ पर एक जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट के बिहेवियर को मेजर करने की कोशिश करता है एंड ही मेजर्स दैट बिहेवियर बाय क्लिकिंग फोटोग्राफ्स. व्हाट इज हिज रिएक्शन व्हेन समथिंग इज डन. आपका क्या रिएक्शन आ रहा है, कितने इमोशंस हैं, आप किस तरीके से रिस्पोंडेंट के आगे जवाब दे रहे हैं. दैट इज कंप्लीटली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ फोटो ethnography. Now let's discuss each and every method in detail. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मेथड ये कहता है कि रिसर्चर शांति से बैठ करके आपकी एटीट्यूड, आपके बिलीफ, आपके मूवमेंट्स, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है. इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होंगे. वो फॉर्म्स क्या है, नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. सबसे स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर जो रिसर्चर है वो एक स्पेसिफिक डिटेल के साथ अपने रिस्पोंडेंट को बताता है कि आई वांट टू ऑब्जर्व दीज एटीट्यूड्स. आप उस स्पेसिफिक डिटेल की एक लिस्ट लेकर के बैठेंगे कि जब ऐसी चीज होती है तो ये रिस्पोंडेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है. मान लीजिए रिस्पोंडेंट के सामने फायर है, वो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है या समझदारी से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के उस फायर को बुझा रहा है. सो दैट इज अ कंप्लीट सिनेरियो. Next is an unstructured observation. Unstructured observation are generally started when there is something new going on and when we are trying to identify some problems. जब हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं तब हम एक अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्रिएट करते हैं जहां हम अपने अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्री डिटर्मिन्ड व्यूज लेकर के अपनी ऑब्जर्वेशंस को स्टार्ट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेस्टोरेंट्स के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ और मैंने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि मेरे रेस्टोरेंट्स के प्रति क्या क्या सब फैक्टर्स होने चाहिए, तो उस एरिया, जिस एरिया में आप रह रहे हैं या जिस एरिया के बारे में आप लिखना चाहते हैं, आप सबसे पहले उस एरिया के रेस्टोरेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन रेस्टोरेंट्स के इश्यूज एंड प्लस पॉइंट्स, दैट इज नेगेटिव एंड प्लस पॉइंट्स, दोनों बैठ करके आप ऑब्जर्व करेंगे. देन दिस इज एन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन.
नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड और अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि रिस्पोंडेंट को पता नहीं है कि ही इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। आप बिग बाजार गए और आपने बिग बाजार में जाकर के शांति से बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया। एक नॉवेल राइटर है, वो अपने नॉवेल में किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहता है। ही सिटिंग नाइसली एंड ऑब्जर्विंग पीपल एंड राइटिंग अबाउट इट। That is a disguised observation. Undisguised observation वो होती है जहां पर रिस्पोंडेंट को पता होता है that he or she is being observed, his or her behavior is being observed. For example, in an examination hall, the student knows that his behavior is being observed by the teacher. That's an unstructured observation. But unstructured observation के अंदर when we are trying to research, when we are trying to find out something and the respondent knows about everything, then the respondent becomes biased. वो कई बार आपको प्लीज करने के लिए जो एटीट्यूड परफॉर्म करता है, that may be not the actual attitude of the respondent. The next is uncontrolled and controlled behavior. Uncontrolled behavior के अंदर हम एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं देते हैं। जहां पर भी वो है, जैसा वो बिहेव कर रहा है, हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिफाई करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और फिर उस रिस्पोंडेंट के ऑब्जर्वेशंस को चेक करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंदे का बिहेवियर चेक करना चाहते हैं दैट रिस्पोंडेंट इज सिटिंग इनटू अ रेस्टोरेंट एंड देयर यू विल बी एबल टू find out what kind of a behavior is he having. But on the other hand, आप अपने एक फ्रेंड को स्पेसिफिकली एक रेस्टोरेंट लेके जाते हैं और वहां पे उसको बोलते हैं कि नाउ यू रिएक्ट टू द अबव सिचुएशंस। दिस पर्सन नोज दैट ही इज इनटू ऑब्जर्वेशन। उसका ऑब्जर्वेशन मे नॉट कम आउट टू बी वेरी ट्रू अबाउट इट। नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट इज अगेन द सेम। यहाँ पे रिस्पोंडेंट को पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है दैट ही इज अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, देन दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट। एंड पार्टिसिपेंट इज व्हेन ही नोज दैट ही इज बीन ऑब्जर्व्ड, then that goes for that. And उसके अलावा एक और फॉर्म आता है कि जो रिसर्चर है वो खुद भी एक पार्टिसिपेंट बन सकता है जिसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। मान लीजिए आप किसी ग्रुप को फोकस करके और उनके बारे में चीज़ों को मेजर करने की कोशिश कर रहे हो। आपने दो ग्रुप्स के अंदर लोगों के बिहेवियर को डिवाइड कर लिया है। हो सकता है जो रिसर्चर है वो खुद भी एक उस रिसर्च ग्रुप का पार्ट बन जाए। जब हम उस ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं कि व्हाट आर द पीपल थिंकिंग अराउंड अस about the same things going on around them. Next topic is interview method. Interview method के अंदर it is a technique which is primarily used to gain an inside reason from the person. हम एक पर्सन को कॉल करके या पर्सनली उससे मिलके उससे बहुत सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। आप लोग बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हैं, सुनते हैं एंड यू हैव एन आइडिया। बट इसमें बहुत सारे, जब एक रिसर्चर एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है उसका ओपिनियन अलग हो जाता है। नेक्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यूज का मतलब है जब आप एक फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं सामने वाले के साथ, आप एक इंटरव्यूअर बन करके इंटरव्यूई से, दैट इज द रिस्पोंडेंट से एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है और आप उससे पूछ रहे हैं। दूसरा रिव्यू जो आ जाता है इसके अंदर वो ये कहलाता है कि इंटरव्यूज के अंदर आप कई बार अपने रिस्पोंडेंट को एक स्कोप दे देते हैं कि वो आपसे बात करे, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करे। बट डेफिनेटली यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि जो रिस्पोंडेंट है ही टेंड्स टू बी बायस। वो आपको जो जवाब देगा दैट मे बी जस्ट टू प्लीज यू इंस्टेड ऑफ where he can give you a correct answer. That pleasing answers are not welcome in research. Next is what kind of personal interviews can be conducted. First is structured interview.
द मोस्ट कॉमन मेथड जिसमें स्पेसिफिक सवाल होते हैं और उन सारे सवाल्स को एनलिस्ट करके आपके सामने बैठा जाता है। जो क्वेश्चनर है या जो आपका रिसर्चर है वो उन क्वेश्चंस के आगे आपसे कोई और सवाल नहीं पूछेगा। वो 5 सवाल एनलिस्ट करके आया है, वो उन्हीं सवालों के बारे में आपसे उस इंटरव्यू में पूछेगा। नेक्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। जब आप जनरली एक जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब इंटरव्यूज आर 99% सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, जहां पर आपसे जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट से वो सवाल पूछता है और जो रिस्पोंडेंट का जवाब होता है उसके बेसिस पे अगले सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है उसको लगे कि नहीं, दिस रिस्पोंडेंट नोज मच बेटर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो वो उस तरीके से सवाल फॉर्मुलेट होने शुरू हो जाते हैं। और कई बार जो ये कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कहावत है हमारी लैंग्वेज में, हम इसे कहते हैं इंटरव्यूअर वो सवाल पूछता है जो इंटरव्यूई जवाब देता है। इंटरव्यूई अपने पूरे इंटरव्यू को रूल कर सकता है। आप जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब में एक और सवाल छुपा हुआ है और इस फॉर्म को हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पैटर्न। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड। दिस इज एन इन डेप्थ इंटरव्यू जहां पर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक आंसर्स नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप एक जनरल कॉन्वर्सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं एंड इसके बाद धीरे 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 करके आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल उस बंदे, जो सवाल आपको रिस्पोंडेंट के फैक्टर से लगते हैं, आप उनसे पूछते जाते हैं और उसके अंदर उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ इंटरव्यू इज कंडक्टेड फॉर विच काइंड ऑफ रिसर्च। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है दैट इज टिपिकली फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च, बट फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च आप दोनों मेथड्स फॉलो करते हैं, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इज स्पेसिफिकली फॉर qualitative research. Next is conducting a telephonic interview. Here we are not interacting face to face but on telephones. So this is also a method of collecting information. Same advantages and same disadvantages as an interview method. Here the respondent will respond to you. At least you have a higher return value, that is you have a higher response rate in terms of research. But here the reviewer or the respondent can easily think, but many a times the respondent may be well prepared and may give you biased answers. Next is questionnaire. Questionnaire, one of the most important ways of conducting a research. Maximum research needs a questionnaire. Questionnaire is a structured item scale where a number of items are listed according to the factors that you want to study. For example, मान लीजिए आप एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर आप कंज्यूमर का परसेप्शन और सेटिस्फैक्शन लेवल मेजर करना चाहते हैं व्हेन ही इज विजिटिंग अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। तो जब उसका सबसे पहला फैक्टर क्या आ जाएगा, कंज्यूमर का परसेप्शन, यानी कि वो क्या सोच के जा रहा है, और उसके बाद उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब वो उस रेस्टोरेंट से विजिट करके आया उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास 3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिनको आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। पहला, आपका कंज्यूमर किस एज का है, किस बिहेवियर का है, किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो कितना खर्च करना चाहता है, उसकी फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं। ये हो गया मेरा पहला फैक्टर। उसके बाद आ गया मेरा परसेप्शन, मैं उसके बारे में क्या क्या सोच कर जा रही हूँ, मेरे क्या क्या परसेप्शन है उन जगहों पे जाने से पहले। और उसके बाद मेरा तीसरा फैक्टर आ गया, उस जगह पे जाने के बाद मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल अबाउट फूड, अबाउट एम्बियंस, अबाउट हाइजीन, वो मेरा कैसा रहा। ये मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को मेजर करेगा। अब ये तीनों जो मेरी चीज़ें हैं, ये मैं कैसे जज करूँगी कि मेरे सामने वाले कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या था। इन सबको जज करने के लिए आई नीड अ क्वेश्चनएयर।
Development of a questionnaire will be discussed as a part of these classes, but it's in the next video. चलिए यहाँ पे when we are trying to develop a questionnaire, हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं और हम यहाँ पे जो अपने फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स बने आपके। पहला था कस्टमर, दूसरा फैक्टर आपका बना परसेप्शन और तीसरा फैक्टर आपका बना सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर आप एक का इम्पैक्ट, यानी कि एक की वजह से जो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कि अगर आपका परसेप्शन बहुत अच्छा था तो उस परसेप्शन की वजह से क्या आपके सेटिस्फैक्शन लेवल पे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, इस तरीके की जो रिसर्च है हम वो कंडक्ट करेंगे। Now we'll be discussing how to construct a questionnaire in a detailed manner, but उससे पहले आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना होता है। right selection of words, right selection of items, then preparing a draft based on what you want to ask the respondent, then conducting a pilot study, and then finalizing your questionnaire with the help of experts as well as review content writers. Next is a schedule. Schedule के बारे में what we discuss is why do we conduct a schedule. Many a times जिस respondent से आप बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो शायद उतनी अच्छी तरीके से आपके डिज़ाइंड क्वेश्चनर को नहीं समझ पाएगा। क्वेश्चनर और स्केड्यूल में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है। स्केड्यूल में आप सामने वाले के रिस्पॉन्सेस खुद टिक करते हैं, आप सवाल पूछते हैं, जो वो जवाब देता है आप उसको टिक करते जाते हैं। इस प्रोसेस के अंदर अगर बाय द वे रिस्पोंडेंट को कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको सवाल समझा भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पोंडेंट को वो क्वेश्चनर देते हैं, क्वेश्चनर वो पढ़ता है और अपने अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्सेस को मेजर करता है। यहाँ पर स्केड्यूल्स आर जनरली फिल्ड बाय फेस टू फेस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप कई बार अपने घर के बाहर कई लोगों को देखते होंगे, वो आपसे आके कहते होंगे हम XYZ कंपनी का एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली अ स्केड्यूल। वो अपने पास एक प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न लाए होते हैं, आपसे वो आपका नाम पूछते हैं, आपका एरिया उन्होंने लिख लिया होता है और वो फटाफट आपने जो रिस्पॉन्सेस दिए होते हैं उनको खुद टिक करके और भर लेते हैं। ये जनरली उन केसेस में किया जाता है जब आपको लगता है कि आपके सवाल जो हैं वो आपके रिस्पोंडेंट को बहुत इजीली समझ नहीं आएंगे। आप मान लीजिए आपने एक सर्वे कंडक्ट करना है बैंक के कस्टमर्स के ऊपर एंड वो बैंक है एक रूरल एरिया में। अब जब आप उनसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और डू यू लाइक दी सर्विसेज गिवन बाय द बैंक एम्प्लॉयज, पहली बात तो उनको ये लाइन ही समझ में नहीं आएगी। जब आप उनसे पूछेंगे कि डू यू लाइक दी सर्विसेज rendered by the bank employees, they will not understand your question. So instead of answering वो आपको इग्नोर करेंगे and they might feel humiliated कि आप उनसे एक ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो उनको नहीं आते। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप उस क्वेश्चनर को हिंदी में कन्वर्ट कर लें, बट कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पढ़ना नहीं आता या लिखना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद वो बैंक में आते हैं और बैंक के एम्प्लॉयज़ की हेल्प से वो अपने पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं। अब ऐसी सब सिचुएशंस के अंदर आप कैसे उस रिस्पोंडेंट से सवाल पूछेंगे? तो बहुत से लोग कन्वीनियंस बेसिस पे ऐसे सैंपल को अपनी स्टडी में ही इंक्लूड नहीं करना पसंद करते, बट दैट्स नॉट फेयर। अगर आप एक सर्वे कर रहे हैं एंड यू आर ट्रू एज अ रिसर्चर, तब आप एक स्केड्यूल का यूज़ करेंगे और आप सामने वाले से समझा कर उसको सवाल और उससे सवाल और जवाब का पता करें। Why do we take up schedules and why do we not take up questionnaires? Questionnaires are generally taken up
for people who are located at different locations. For example, आप हरियाणा में रहते हैं और आपको अंडमान एंड निकोबार के कुछ स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है. ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपके लिए उनके पास स्केड्यूल्स पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. आपके लिए पर्सनली हर लोकेशन पे जाकर के विजिट करना मुश्किल हो जाता है. सो इन दैट केस वी गो फॉर क्वेश्चनर्स. But if the location is nearby, then we prefer schedules. Questionnaires are not at all time consuming, but on the other hand, schedules are very much time consuming. आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी. The last form of data collection is secondary data collection. Secondary data collection is a way जहाँ पे हम पुराने research papers, जहाँ पर हम जर्नल्स, रिसर्च बुक्स, अदर वेबसाइट्स, बट इस फॉर्म के अंदर एक बहुत सिंपल सी बात होती है. वी टेक अप डेटा फ्रॉम ओनली ट्रस्टेड वेबसाइट्स. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिस पे डेटा या इंफॉर्मेशन को एडिट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल विकीपीडिया पे आप इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, आप डेटा को एडिट कर सकते हैं. सो एज अ रिसर्चर हम ऐसी किसी भी वेबसाइट से ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं मानते जब तक कि वो एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स ना हो. जितनी भी गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट्स हैं या जितनी भी ऐसी कॉलेज लाइब्रेरीज, ऐसी कोई वेबसाइट्स है जिनका डेटा ऑथेंटिकेटेड माना जाता है, हम अपने सेकेंडरी सोर्स का डेटा इन ही वेबसाइट से कलेक्ट करते हैं. वी डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट कम फ्रॉम एन ऑथेंटिकेटेड सोर्स. एंड उसके अलावा जब भी आप एक सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे हैं, यू हैव टू साइट दैट डेटा. साइटेशन रेफरेंसेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी डेटा. अगर आपने साइटेशन और रेफरेंस नहीं किया उस पर्टिकुलर डेटा का, तो वो पूरा का पूरा डेटा नल एंड वॉइड माना जाएगा. आपके किसी भी अनऑथेंटिकेटेड सोर्स का जो डेटा होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. सेकेंडरी, अब आप इट इज जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ माय रेफरेंस. जब आप एक रिसर्च पेपर लिखते हैं या अपनी पीएचडी थीसिस या डेजर्टेशंस लिखते हैं, तब आप जो अपने पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, लाइक लिटरेचर रिव्यू, लाइक रिसर्च मेथडोलॉजी, डिस्कशन, डेटा एनालिसिस, इनके बीच में जिन भी ऑथर से आपने वो इंफॉर्मेशन ली है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस ऑथर का सरनेम और ईयर आपके उस पैराग्राफ या उस लाइन के एंड में आएगा. इसको हम कहते हैं साइटेशन. इसके अलावा होती है रेफरेंसिंग. रेफरेंसिंग एक कंप्लीट रेफरेंस होगी जो आपके बिल्कुल लास्ट में, दैट इज पेपर के एंड में आएगी. I'll be giving you the example of citation as well as an example of reference in the last video, that is scaling. These are some of the sources from where we can collect our secondary data. These are sales reports, these are financial statements, these are customer details, these are government census available on trusted government sites. With this, I finish up my data collection techniques and methods, but I want to discuss one heading under this. This is known as projective techniques. These projective techniques are used as primary data collection under the heading quantitative or qualitative data collection. These are the ways in which we are given some kind of tests, our behavior is being observed, and then we are evaluated on it. The first part is thematic appreciation test. In this, a multiple kind of pictures are given to you and your reaction towards it forms the observation from the researcher. This is known as thematic appreciation test. Thematic appreciation test के अंदर आपके सामने अलग अलग तरीके की पिक्चर्स आएंगी और आपके रिएक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. Next is role playing. Role playing, in this role playing, imaginary situations are given. When
how does the person or how are people reacting to that imaginary situation is role playing. For example, you are caught into a restaurant and वहाँ पे आग लग गई है, आप एक रेस्टोरेंट में हैं और वहाँ आग लग गई है, आपका क्या रिएक्शन आ रहा है, कैसा रिएक्शन आ रहा है, दिस can be observed by creating a hypothetical environment. नेक्स्ट इज कार्टून कंप्लीशन. आपके सामने एक हाफ कार्टून बना हुआ है और आपसे कहा जाएगा इसको कंप्लीट करिए. फॉर एग्जाम्पल, अ हाफ कार्टून इज ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ यू इन विच यू सी अ डोरेमोन. नाउ व्हाट इज योर रिएक्शन टूवर्ड्स इट, व्हाट डू यू मेक नेक्स्ट टू दैट डोरेमोन इज योर ऑब्जर्वेशन. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपके सामने कुछ वर्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं और आप उन वर्ड्स को किसके साथ एसोसिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ब्लैक, मैनी अ पर्सन विल से ब्लैक इज द नेम ऑफ अ मूवी, ब्लैक इज अ कलर, ब्लैक मीन्स डार्कनेस. सो नाउ यर we are associating the word black with a lot of other variants to it. Next is sentence completion. Sentence completion is here you are given a sentence that you're supposed to complete. There will be a half written sentence. How do you complete it? For example, there is a sentence that is written, animals at night. Now, some people may complete it as animals at night do not sleep and they are known as nocturnal animals. Animals that sleep at night are known as non-nocturnal animals. Now it depends on the person or the respondent how he completes a particular sentence. These are some of the projective techniques which are important for us to understand as primary source of data. The last another form of technique is known as, this is also a primary source of data which is very rarely used in data collection. This form of data collection is known as Delphi technique. Delphi technique is a way of extracting information from a panel of experts by sending them and asking them questions through a questionnaire, or an expert for a respective field is addressed and asked and thought to understand what his answer may be for a particular thing. For example, मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ और आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ कि हम किस तरीके से अपनी रिसर्च के वेरियस टाइप से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. अगर इस जगह पे आपको एक ऐसा इंसान मिले जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए हैं, मे बी ही विल बी एबल टू टेल यू दैट मेनी ऑफ दीज techniques are merged together in order to gain information or in order to collect data. अब सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स है लेकिन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वे ऑफ डेटा कलेक्शन इज ईदर एन schedule, questionnaire, and the third most used method is conducting interviews. The rest of the techniques are very rarely used while taking out a research. With this, we conclude this part. We conclude this part about data collection techniques. The last part of this presentation is about to make you understand about the various techniques of data collection. Thank you. Have a nice day.